2 बजे से पहले इस वीडियो को देख रहे हो तो यू आर ए लक्की पर्सन, बिकॉज इस वीडियो के अंदर आपको PS02 इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के 3 मॉडल पेपर समझाए गए हैं। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बिना स्किप किए पूरा देखें। थैंक्स। चलो भाई, आपके HI02 की सीरीज होती है खत्म और PS02 की सीरीज होती है शुरू। साथियों, मैं आपको इस मॉडल पेपर के अंदर आंसर के साथ उत्तर भी बताने वाला हूं, जो आपको एग्जाम के अंदर एजिटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बड़ा ध्यान से बात सुनना, आपके एग्जाम आगे किसका दिए हैं, इस वजह से मॉडल पेपर आपका पेपर कौन सा आने वाला है वो हमें पहले ही लगभग पूरा आइडिया लग चुका है। तो बिना स्किप के इस वीडियो को पूरा देखना है। अंत के अंदर आपके लिए 2 बोनस पॉइंट ऐसे है जो आपको नियाल कर देंगे। ठीक है, सेक्शन ए के अंदर हम टोटल आपके 7 क्वेश्चन को समझेंगे। टोटल आपके 7 क्वेश्चन आएंगे इंटू 2, टोटल 14 नंबर के होने वाला है सेक्शन ए, जिसकी शब्द सीमा होगी 50 शब्द सीमा। ठीक है, शुरू करते हैं। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है, मनु के राजनीतिक विचार का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी 100% इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। साथियों, मनु के राजनीतिक विचार कौन कौन से थे वो हम जानते हैं। मनु ने धर्म को राजनीति का आधार बनाया, यानी मनु का प्रमुख राजनीतिक विचार क्या था, उसने कहा धर्म ही राजनीति है, यानी राजनीति का मेन आधार किसे बताया उन्होंने, धर्म को। उन्होंने राजा को धर्म पालक और प्रजा का रक्षक बताया। उनका कहना था, किसका, मनु का, कि राजा होता है जो धर्म पालक होना चाहिए और प्रजा का रक्षक बताया उसको। वर्ण व्यवस्था को समाज की स्थिरता का आधार बताया। उन्होंने 4 वर्णों की व्याख्या की थी। ठीक है, कौन कौन से, ब्राह्मण, एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। ब्राह्मण सिर से निकले, ठीक है, और क्षत्रिय निकले भुजा से, एंड जो वैश्य है वो निकले कमर से और शूद्र निकले पैरों से। इस प्रकार उन्होंने वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया है। राज्य का कार्य न्याय करना और दंड व्यवस्था से अनुशासन बनाए रखना है। राजा का प्रमुख कार्य क्या होता है, न्याय, यानी 2 लोगों के मध्य न्याय, 2 समस्याओं के मध्य न्याय और दंड व्यवस्था से अनुशासन बनाए रखना है राज्य के अंदर। यह था मनु का प्रमुख राजनीतिक विचार। वापस समझा देता हूं, मनु का राजनीतिक विचार क्या था। मनु ने राजनीति को धर्म का आधार बनाया है। उन्होंने राजा को धर्म पालक माना और प्रजा का रक्षक माना है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर अभी का मुख्यमंत्री देख सकते हो या प्रधानमंत्री देख सकते हो। ठीक है, उन्होंने समाज की स्थिरता बनाए रखने के लिए न्याय और दंड व्यवस्था का अनुशासन बताया है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके सेक्शन ए के बारे में, दूसरे क्वेश्चन के बारे में। वो है, कौटिल्य द्वारा मंडल सिद्धांत का क्या अभिप्राय है। 100% इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौटिल्य द्वारा मंडल सिद्धांत का क्या अभिप्राय है। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत विदेश नीति का आधार है। जो कौटिल्य का मंडल सिद्धांत था वो किस नीति का आधार है, विदेश नीति का। इसमें पड़ोसी राज्य शत्रु और पड़ोसी का पड़ोसी मित्र होता है। इसके अंदर मंडल सिद्धांत के अंदर क्या होता है कि पड़ोसी का जो राज्य होता है, जैसे अपने मान के चलो पड़ोसी राज्य शत्रु, यानी पड़ोसी राज्य शत्रु और पड़ोसी का पड़ोसी मित्र होता है। समझ रहे हो इस बात को। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत के अंदर एक नीति का आधार था जिसके अंदर बताया गया कि इसमें पड़ोसी राज्य शत्रु और पड़ोसी का पड़ोसी मित्र होता है। इस शक्ति संतुलन की रणनीति पर आधारित था। समझ गए, समझ गए, मेरे को कमेंट करके बताना। तीसरा क्वेश्चन है सेक्शन सी का आपका, वो है शुक्र के राजनीतिक संबंधित विचार क्या थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहले हमने मनु के राजनीतिक विचार समझे, अब शुक्र के राजनीतिक विचार समझेंगे और उसके बीच में हमने कौटिल्य का मंडल सिद्धांत समझा। शुक्र ने शुक्र नीति में शासन को व्यवहारिक रूप से समझाया है। उन्होंने प्रैक्टिकल करके समझाया है। राजा को प्रजा की सुरक्षा और समृद्धि का जिम्मेदार बताया है। ठीक है, राजा होता है वो प्रजा की सुरक्षा करेगा और समृद्धि का जिम्मेदार किसने बताया, शुक्र के राजनीतिक विचार थे ये। उन्होंने नैतिकता और व्यवहारिकता का संतुलन आवश्यक माना है। वो माने थे, वो जाने थे कि नैतिकता आवश्यक है किसी भी समृद्धि के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं आपका 4th क्वेश्चन सेक्शन ए का, वो है राजा राम मोहन राय का योगदान दीजिए। 100% इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय का योगदान क्या है वो आपको बताना है। देखो, राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के जनक थे। भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन थे, राजा राम मोहन राय। उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, शिक्षा सुधार किया और प्रेस स्वतंत्रता का समर्थन किया। वे भारतीय समाज को आधुनिकता की ओर ले गए थे। यह था राजा राम मोहन राय का प्रमुख योगदान। सेक्शन सी का 5वां क्वेश्चन है, महर्षि दयानंद सरस्वती। आपका 5वां क्वेश्चन कौन सा है, महर्षि दयानंद
सरस्वती के राजनीतिक विचार बताने। पहले हमने सबसे पहले कौटिल्य का सिद्धांत मान लिया था, उसके बाद में हम स्टेप बाय स्टेप सबके राजनीतिक विचार समझ रहे। अब समझेंगे महर्षि दयानंद के राजनीतिक विचार क्या थे। दयानंद ने वेदों का सर्वोच्च ज्ञान बताया। महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेदों का जो ज्ञान है वो सर्वोच्च बताया है। उन्होंने स्वराज्य का नारा दिया, जातिवाद और अंधविश्वास का विरोध किया। किसने? महर्षि दयानंद सरस्वती ने। समाज सुधार और राष्ट्रीय जागरण का कार्य किया था। ठीक है, अब जानते हैं सेक्शन सी का छठा क्वेश्चन है, विवेकानंद के राष्ट्रवाद की विशेषता लिखी है। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट है कि विवेकानंद जी के राष्ट्रवाद की विशेषता प्रमुख रूप से कौन कौन सी थी। ठीक है, देखो विवेकानंद का राष्ट्रवाद आध्यात्मिक और सांस्कृतिक था। जो विवेकानंद जी थे उनका राष्ट्रवाद था जो आध्यात्मिक की तरफ वो ज्यादा ध्यान देते थे और संस्कृति के ऊपर ज्यादा बल देते थे। उन्होंने शिक्षा, आत्मबल और संगठन पर बल दिया। उनके अनुसार भारत का पुनर्जागरण धर्म और संस्कृति से ही संभव है। ठीक है, अब जानते हैं आपके सेक्शन सी का 7वां क्वेश्चन है, नेहरू के समाजवाद का सार लिखिए। 1000% इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि नेहरू का समाजवाद का सार लिखना है। नेहरू का समाजवाद लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष था। उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं, औद्योगिकरण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल दिया था। उनका उद्देश्य समानता और सामाजिक न्याय था। नेहरू का समाजवाद पर क्या असर था कि वो लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश का समर्थन करते थे। उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं चलाई। उन्होंने औद्योगिकरण पर और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल दिया था। उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि समाज के अंदर समानता रहे और सामाजिक न्याय बना रहे। ठीक है, 8वां क्वेश्चन 100% इंपोर्टेंट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के उत्थान के लिए क्या किया था। देखो, अंबेडकर ने शिक्षा को हथियार बनाया था। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दाढ़ेगा। अस्पृश्यता का विरोध किया। उन्होंने जातिगत भेदभाव को दूर रखा, राजनीतिक अधिकार दिलाए, संविधान में दलितों और पिछड़ों के लिए आरक्षण और विशेष अधिकार है जो सुरक्षित किए थे। ठीक है, यह था भीमराव का योगदान दलितों के प्रति। ठीक है, अब बात करते हैं आपके सेक्शन बी के बारे में, जो लगभग आपके 6 क्वेश्चन आएंगे। 6 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 7 नंबर का होगा। टोटल ये आपका सेक्शन बी होने वाला है 28 नंबर का। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसे समझते हैं। उससे पहले बता देता हूँ, जो भी गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज है, आपके लिए 0 रुपए इन्वेस्टमेंट से एक ऐसा बिजनेस मॉडल बताने वाला हूँ ऑनलाइन, जिससे आप घर पे बैठे मिनिमम 5000 से लेके 50,000 तक आराम से कमा सकते हो। ये सभी के लिए लागू है। 13 साल से लेके 60 साल के मध्य जिसकी भी उम्र है वो इस बिजनेस को कर सकता है, घर पे बैठ के कर सकता है। लेकिन मेरे को नहीं तो 60 साल के लोग चाहिए, नहीं तो 13 साल के चाहिए। मेरे को चाहिए 15 साल से लेके 25 साल के युवा लोग जो मेहनती हो और मेहनत कर सके और घर पे बैठ के आराम से 5000 से लेके 50,000 तक अर्न कर सकते हैं। एकदम सीधा सिंपल काम है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ आपको एक स्किल्स भी बिल्ड होगी और आपका बोलने का तरीका भी होगा। सब कुछ बताऊंगा डिटेल से इसी वीडियो के अंदर। पहले हम जान लेते हैं आपके सेक्शन बी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहला है सेक्शन बी का कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी जो कौटिल्य था उसकी पुस्तक थी अर्थशास्त्र। 2 नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है कि अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है या किसके द्वारा रचित पुस्तक है, तो वो कौटिल्य है। और ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि कौटिल्य के द्वारा रची गई पुस्तक का नाम क्या है, तो आपको बताना है अर्थशास्त्र। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिखा है ताकि आपको थोड़ा आराम से समझ में आ सके। देखो, कौटिल्य का अर्थशास्त्र विशेष रूप से राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और प्रशासन का महान ग्रंथ है। यानी अर्थशास्त्र के अंदर मेन मुख्य रूप से राजनीति के बारे में बताया है कौटिल्य ने। चंद्रगुप्त उस समय राजा हुआ करता था, उसके बारे में उन्होंने पूर्ण डिटेल लिखी है। अर्थव्यवस्था के बारे में बताया कि एक राज्य को कितने प्रकार से वो अपने आर्थिक रूप से कैसे मजबूत पा सकता है और प्रशासन कैसा होना चाहिए, उसके प्रति उन्होंने पूरा सजैव चित्रण किया है। इसमें व्यवहारिक और यथार्थवादी राजनीति का चित्रण है। अब जानते हैं इसकी प्रमुख विशेषता। पहला है राज्य की संकल्पना। कौटिल्य ने सप्ताह सिद्धांत प्रस्तुत किया है। साथियों, एक चीज और बता देता हूं, एजिटेड 7 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र के अंदर सप्तांग का सिद्धांत क्या था वो बताना है। तो कौटिल्य ने सप्ताह सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसके अंदर राजा
अमात्य, जनपुत, दुर्ग, कोष और दंड और मित्र शामिल थे। इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। यानी कौटिल्य के अनुसार राज्य को समृद्ध बनाने के लिए 7 रूप का होना अत्यंत आवश्यक है। यानी पहला था राजा। राजा हर राज्य के अंदर अत्यंत महत्वपूर्ण है और राजा ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर बुनियादी आवश्यकताएं पूरी हो और वो जनता की रक्षा कर सके। ठीक है। और दूसरा उसका सिद्धांत था अमात्य, यानी जिसके अंदर जहां राजा हो वहां पे मंत्री परिषद हो, जहां पे उसके नीचे बैठने वाले लोग हो, गुप्तचर हो, एक पूरा पूरा मंत्रिमंडल बना हो। और तीसरा था जनपद, यानी जहां पर रहने की जगह होती है, जहां पर जो राज्य का विस्तार होता है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तभी एक शासन चल सकता है। चौथा था दुर्ग, यानी किसी भी राज्य के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है दुर्ग। दुर्ग चारों ओर से दीवारों से घिरा हुआ होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने बताया। तो चौथा सिद्धांत वो था। पांचवा उनका सिद्धांत था कोष, यानी जो कमाई के साधन होते हैं, जो धन भंडार होता है वो कोष बराबर होना चाहिए। और छठा उन्होंने बताया दंड, यानी राज्य को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए दंड प्रणाली और न्याय के लिए दंड होना आवश्यक है। और मित्र, यानी हर राजा को अपने पड़ोसी राज्यों से मित्रता रखनी चाहिए और खुद भी जो राज्य के अंदर रह रहे हैं उनसे भी मित्रता का भाव रखना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने 7 सिद्धांत दिए हैं राज्य की संकल्पना के लिए। ठीक है। फिर दूसरी है अर्थशास्त्र की विशेषता, वो है राजा का कर्तव्य। यानी कौटिल्य ने बताया है कि राजा का कर्तव्य क्या होता है। राजा धर्म पालक और प्रजा का रक्षक होना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार, अर्थशास्त्र पुस्तक के अनुसार, राजा होता है वो धर्म पालक होना चाहिए और प्रजा की रक्षा करने वाला होना चाहिए। उसे कठोर और न्याय प्यारा होना चाहिए, यानी उसको कठोरता भी होना चाहिए राजा के अंदर और न्याय प्रिय भी होना चाहिए। तीसरी विशेषता है प्रशासन, यानी कौटिल्य ने बताया है कि मंत्री परिषद और गुप्तचर व्यवस्था पर जोर दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये प्रमुख विशेषता थी। चौथा था मंडल सिद्धांत। विदेश नीति में शत्रु और मित्र की पहचान शक्ति संतुलन पर आधारित होती थी। ठीक है। 5 विशेषता थी अर्थव्यवस्था। कर, व्यापार, कृषि और सिंचाई को महत्व दिया, यानी अर्थशास्त्र के अंदर कौटिल्य ने कर लेकर राज्य का समृद्ध विकास हो सके, व्यापार के द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में आदान प्रदान, सेवाओं का आदान प्रदान, और कृषि और सिंचाई को महत्व दिया था। ठीक है। और छठी थी दंड नीति। ये भी इसकी प्रमुख विशेषताएं। देखो साथियों, टोटल आपका 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगर आप 6 विशेषताएं बता देते हो तो एक नंबर मिल जाएगा आपको। 6 नंबर ये हो गए और 1 नंबर आपको निष्कर्ष में मिल जाएगा और यहाँ पे शुरू करोगे वहां पे मिल जाएगा। मतलब 7 में से 7 नंबर टोटल आपको मिल जाएंगे। छठवां क्वेश्चन है दंड नीति। देखो साथियों, अपराध रोकने के लिए कठोर दंड आवश्यक है, ये कौटिल्य का है जो माना था। ठीक है। इस प्रकार टोटल हमने 6 अर्थशास्त्र की प्रमुख नीति समझी थी। राज्य की संकल्पना, जिसके अंदर 7 सप्तांग थे, फिर राजा का कर्तव्य जाना, फिर प्रशासन के बारे में जाना, फिर मंडल सिद्धांत के बारे में जाना, फिर अर्थव्यवस्था के बारे में जाना और फिर दंड नीति के बारे में जाना। निष्कर्षतः अर्थशास्त्र राजनीति को धर्म से अलग कर व्यवहारिक ज्ञान बताता है। यानी अर्थशास्त्र होता है जो एक बार राजनीति को साइड में करके प्रत्येक व्यक्ति को हर चीज का नॉलेज होना चाहिए, उस पर व्यवहारिक ज्ञान बताता है। इससे भारतीय राजनीति का आधारभूत ग्रंथ माना जाता है। ठीक है। इस प्रकार हमने समझा कौटिल्य के अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं क्या थी और उसके अंदर वर्णन क्या था। अब कौटिल्य और अर्थशास्त्र रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा उसे आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। अब बात करते हैं आपके सेक्शन बी का। दूसरा क्वेश्चन था बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक विचार स्पष्ट कीजिए। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से कि बाल गंगाधर तिलक के क्या राजनीतिक विचार रहे हैं। ठीक है। अब जानते हैं लोकमान्य तिलक के। देखो, लोकमान्य तिलक थे उग्र राष्ट्रवादी नेता। ठीक है। देखो, 2 टाइप के नेता होते हैं। एक तो जैसे गांधी जी जैसे जो अहिंसा परमो धर्म, हिंसावादी नहीं होते, मतलब राष्ट्रवादी होते हैं, और एक होते उग्र राष्ट्रवादी जो बोलते हैं कि गोली के नोक पर शासन करेंगे। ठीक है। उनमें से थे एक तिलक। तिलक के बारे में जानते हैं। स्वराज्य का विचार, उनका नारा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। 2 नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है कि स्वराज मेरा जन्म अधिकार है, ये किसका नारा था? तो आपका बनाता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि लोकमान्य तिलक का प्रमुख नारा कौन सा था? तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। उनका कहना था कि स्वराज मेरा जन्म है, जो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है कि मैं आजाद रहूं, मैं स्वतंत्र रहूं और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये इसका प्रमुख सिद्धांत था और प्रमुख नारा था। स्वदेशी आंदोलन, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया लोकमान्य तिलक ने और स्वदेशी वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया। दूसरा था शिक्षा का सुधार।
राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दिया इन्होंने, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर बल ना देके राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दिया था। किसने? लोकमान्य तिलक और उनकी संगठन टीम ने। तीसरा था गीता का रहस्य, कर्म योग का समर्थन और युवाओं को प्रेरणा दी। चौथा था जन जागरण, गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव से जनता को संगठित किया बाल गंगाधर तिलक ने। साथियों बड़े प्यार से बड़े ध्यान से आपको समझा रहा हूं, आराम से एक जगह बैठ के आप इसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। एजुटेड क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम के अंदर यही देखने को मिलने वाला है। निष्कर्ष, तिलक का उग्र राष्ट्रवादी स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा लेकर आया। यानी तिलक का उग्र राष्ट्रवादी जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें एक नया ऊर्जा का परिवर्तन हुआ। भगत सिंह जी सभी लोग इसी उग्रवादी संगठन के हिस्सा थे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आपका सेक्शन सी का तीसरा क्वेश्चन है, वो है विवेकानंद और भारतीय राष्ट्रवाद पर उनके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। दिस इज 1000% इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन योर एग्जाम इन PS 02। यानी विवेकानंद और भारतीय राष्ट्रवाद पर उनके क्या प्रभाव पड़े उनका मूल्यांकन करना है। स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति और अध्यात्म के महान प्रचारक थे। जो स्वामी विवेकानंद जी थे वो भारतीय संस्कृति के और अध्यात्म के यानी मेडिटेशन के महान प्रचारक थे। इनकी प्रमुख विशेषता जानते हैं। पहला था आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, यानी भारत की शक्ति धर्म और संस्कृति में है। भारत की जो मेन मुख्य शक्ति किसमें? धर्म के अंदर और संस्कृति के अंदर। ये उनका मानना था। किनका? विवेकानंद जी का। ठीक है। दूसरा था युवा शक्ति, युवाओं का आत्मविश्वास और संगठन का संदेश है जो स्वामी विवेकानंद जी ने दिया है। तीसरी उनकी सबसे बड़ी महत्व थी शिक्षा का महत्व, चरित्र निर्माण और सेवा को शिक्षा का उद्देश्य बताया था स्वामी विवेकानंद जी ने। चौथा था विश्व प्रभाव, शिकागो 1893 के अंदर भाषण से भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी थी। यह इनका प्रमुख रूप से एक सिद्धांत था। और रामकृष्ण मिशन, समाज सुधार और सेवा कार्य इन्होंने किया था। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रवाद पर उनके प्रभाव की 5 विशेषता बताई। जो आप 5 विशेषताओं लिखोगे तो 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। उसके अलावा भी आप अपने हिसाब से स्वामी विवेकानंद जी के बारे में लिख सकते हो। 5 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे और 1 नंबर यहाँ पे आप जो पहला लाइन लिखोगे उसमें और 1 लाइन निष्कर्ष में मिल जाएंगे। टोटल 7 में से 7 नंबर है जो आपको मिल जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है। निष्कर्ष, विवेकानंद का राष्ट्रवाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा मिली। यानी जो भारतीय स्वतंत्रता हुआ वो स्वामी विवेकानंद जी का बहुत बड़ा रोल इन्होंने अदा किया था। अब बात करते हैं सेक्शन बी का। आपका 4th क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों का मूल्यांकन कीजिए। दिस इज 1000% इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांत का मूल्यांकन करना है। ठीक है। अब साथियों इस प्रश्न को पढ़ने के बाद अगर गांधी जी का सत्याग्रह और अहिंसा के मध्य कोई भी सवाल है तो उसे आप सोल्व कर पाओगे। गांधी जी का दर्शन सत्य और अहिंसा पर आधारित था। उनका मानना था कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा ही परमो धर्म है। ठीक है। सबसे पहले इसकी मूल्यांकन की विशेषता है वो है सत्याग्रह। अन्याय और असत्य के विरुद्ध शांतिपूर्ण संघर्ष किया। यानी जो अन्याय हो रहा था, असत्य हो रहा था, उनके बीच शांति से बैठकर धरना प्रदर्शन इन्होंने किया था। दूसरा था अहिंसा, साधन और साध्य दोनों शुद्ध होने चाहिए। यानी गांधी जी का मानना था कि जो साधन जो हथियार होते हैं उनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए और साध्य यानी एकदम शांतिप्रिय तरीके से उनका उपयोग होना चाहिए। तीसरा था आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920 के अंदर चलाया था गांधी जी ने। नमक सत्याग्रह वो 1930 के अंदर चलाया था और भारत छोड़ो आंदोलन उन्होंने 1942 के अंदर चलाया था। ये प्रमुख गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन है। 2 नंबर का क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि गांधी जी द्वारा चलाए गए प्रमुख 2 आंदोलनों के नाम लिखे। तो आप लिख सकते हो नमक सत्याग्रह या नमक एक्ट एंड भारत छोड़ो आंदोलन या असहयोग आंदोलन भी आप कह सकते हो। इसके अलावा चंपारण आंदोलन और भी बहुत सारे गांधी जी ने आंदोलन चलाए और छोड़े। असहयोग आंदोलन भी चलाया था बहुत सारे। असहयोग को तो एक बार समाप्त करके 1940 के अंदर वापस ठोक दिया था उन्होंने, सॉरी 1930 के अंदर 32 के अंदर। चौथा है सामाजिक सुधार, अस्पृश्यता उन्मूलन यानी छुआछूत जैसी समस्या, ग्राम स्वराज यानी उनको ग्रामीण क्षेत्र में प्रमुख स्वराज और हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में गांधी जी ने प्रमुख रूप से ध्यान दिया। एंड देन इनका महत्व क्या था, गांधीवाद ने विश्व के आंदोलनों को प्रेरित
किया है। जो गांधी जी थे वो विश्व के आंदोलनों को प्रेरित किया है। निष्कर्षतः सत्याग्रह और अहिंसा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आत्मा थे। यानी भारत को स्वतंत्र कराने में इनका सत्याग्रह और अहिंसा भारतीय स्वतंत्रता के आत्मा थे, यानी आजाद करवाने के लिए प्रमुख भूमिका निभाई। इस प्रकार हमने महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन के बारे में समझा, अहिंसा आंदोलन के बारे में भी समझा। उनका प्रमुख रूप से यही था कि देश अखंड बने। ठीक है, अब बात करते हैं आपके सेक्शन बी के 5वें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो आपके वर्तमान राजनीति के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट है। वो है जवाहरलाल नेहरू के समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता का विवेचन कीजिए। देखो साथियों, एक चीज आपने नोट की होगी, हमेशा हर क्वेश्चन के अंदर दो चीजों का महत्व दिया जा रहा है। देखो पहले क्या देखा जा रहा था, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, उनके बारे में हमने मूल्यांकन किया था। ठीक है, उससे पहले हमने कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में भी प्रमुख विशेषता पढ़ी थी। उसके अंदर मतलब दो दो चीजें, जो दो दो पॉइंट है वो कवर किए जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू के अंदर समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता का विवेचन कीजिए। चलिए आइए इसको हम जानते हैं। देखो, नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता माना जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आधुनिक भारत में बनाने के लिए नेहरू का प्रमुख योगदान रहा है। पहला है समाजवाद, लोकतांत्रिक और योजनाबद्ध विकास। देखो, नेहरू ने समाजवाद को हमेशा आगे रखा है। ठीक है, दूसरा है आर्थिक नीतियां। देखो, पंडित नेहरू ने भारत की आर्थिक विकास के लिए उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं चलाई, मिश्रित अर्थव्यवस्था का उपयोग किया और औद्योगिकरण की तरफ कदम बढ़ाए। ठीक है, तीसरा था धर्मनिरपेक्षता। देखो, नेहरू राजनीति और धर्म का पृथक्करण में समृद्ध थे और उन्होंने इनके प्रति प्रयास किया था। चौथा था विदेश नीति। इन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन बनाया, ना तो यूएसएसआर की तरफ थे और ना यूएसएस की तरफ थे। इन्हें ना अमेरिका की तरफ थे और ना सोवियत संघ की तरफ थे। इन्होंने अपना अलग ही गुट बना लिया था विकासशील देशों का। ठीक है, अब बात करते हैं पांचवा है विज्ञान और तकनीकी, यानी आधुनिक शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रमुख रूप से इन्होंने निभाया। इस प्रकार 5 पॉइंट से 5 नंबर। एक, नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता माना जाते हैं, 1 नंबर। निष्कर्ष यह है कि नेहरू का समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता भारत की आधुनिकता और लोकतंत्र की नींव बने। इस प्रकार आप टोटल 7 नंबर प्राप्त कर सकते हो। आपको पॉइंट लिखना अत्यंत आवश्यक है एग्जाम के अंदर। ऑलराइट, अब बात करते हैं आपका लास्ट सेक्शन बी का क्वेश्चन। इसके बाद सेक्शन सी समझेंगे। वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भारतीय राजनीति में योगदान स्पष्ट कीजिए। दिस इज 1000% इंपोर्टेंट है। सेक्शन बी के टोटल मैंने आपको 6 क्वेश्चन बताए, जिनमें से 4 क्वेश्चन आपको एजिटेड एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अब जानते हैं डॉक्टर अंबेडकर दलितों और शोषित वर्गों के मसीहा थे। 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि दलितों और शोषितों के मसीहा कौन थे, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब जानते हैं उनका प्रमुख योगदान। पहला प्रमुख योगदान है संविधान निर्माता, यानी समानता, स्वतंत्रता और बंधुता पर आधारित संविधान है, उनको लिखने में इनकी प्रमुख महत्वपूर्ण भाग्यता रही है। दूसरा है सामाजिक न्याय, इन्होंने अस्पृश्यता का विरोध किया और आरक्षण की व्यवस्था है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की है। साथियों, एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में मिथ है जो काफी हद तक सही है। हमारे पॉलिटिकल के टीचर है वो बताया करते थे कि आरक्षण जब भारत आजाद हुआ था उस समय कुछ समय के लिए आरक्षण दिया गया था, मतलब सीमित समय के लिए, भली 2 साल हो गए या 5 साल हो गए, कि इतने समय में जो पिछड़े लोग हैं उनको आगे ले आएंगे। लेकिन कुछ राजनीतिक मुद्दों के चलते आरक्षण की व्यवस्था आज भी चल रही है और आज आरक्षण की इतनी जरूरत नहीं है। शायद भेदभाव, एक आरक्षण का भी भेदभाव है, शायद इस पे थोड़ा सरकार को विचार विमर्श करना चाहिए। उनका भी मिथ था एंड मैंने भी आपके सामने एक मिथ रख दिया है। ठीक है, क्योंकि आज आरक्षण के रूप में देखा जाए तो जातिगत भेदभाव या गरीबी हम ऐसा नहीं कह सकते। काफी ऐसे भी है जो SC ST के लोग हैं वो भी काफी अप में जा रहे हैं और कुछ जनरल के वो भी डाउन में जा रहे हैं। एंड देन अब अगर सब कुछ ठीक हो गया तो आरक्षण की थोड़ी वो कर देना चाहिए। ठीक है, फिर तीसरा था स्त्रियों के अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्त्रियों के अधिकार प्रमुख रूप से उन्होंने हिंदू कोड को बिल दिया। और चौथा था आर्थिक विचार, भूमि सुधार, श्रमिक अधिकार। ठीक है, पांचवा उनका प्रमुख योगदान था वो था धार्मिक परिवर्तन, यानी बौद्ध धर्म ग्रहण कर समानता का संदेश दिया। अब साथियों, इसके बारे में भी एक मिथ था कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उनकी एक प्रमुख पुस्तक है जो जिसका नाम आप मुझे कमेंट करके बताओगे। उन्होंने उस पुस्तक के अंदर लिखा भी है और कुछ लोगों का मौखिक बात भी है
कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वो धर्म इसलिए ग्रहण किया था ताकि जो पिछड़ी हुई जातियां हैं वो हिंदू धर्म को अपना सके। ठीक है, ये बौद्ध धर्म के अंदर गए, उन शिक्षाओं को पढ़ा समझा ताकि जो अन्य पिछड़ा वर्ग है वो हिंदू धर्म से वंचित ना रह जाए, ऐसी उनकी मानसिकता थी और उन्होंने ऐसा कहा भी था। ऐसी एक लौकिक की भी है और रियलिटी भी है। निष्कर्ष, अंबेडकर का योगदान भारतीय लोकतंत्र और सामाजिक न्याय का आधार है, यानी उन्होंने भारतीय लोकतंत्र को बनाने और समाज में न्याय स्थापित करने के लिए प्रमुख भूमिका निभाई है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके सेक्शन सी के बारे में। जो आपके 4 क्वेश्चन आएंगे उनमें से आपको ओनली 2 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आएगा 14 नंबर का। ठीक है, तो टोटल आपका सेक्शन सी होने वाला है 28 नंबर का। ठीक है, तो एजिटेड आपको 2 क्वेश्चन इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी और नेहरू के राजनीतिक विचारों की तुलनात्मक समीक्षा कीजिए। 1000% इंपोर्टेंट है। एजिटेड आपको ये क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। उससे पहले कहेंगे कि सर आपने तो बोला था कि मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताऊंगा जिससे हम घर बैठ के 5000 से लेके 50,000 तक कमा सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आपको एक भी रुपया खर्च नहीं करना है। आप सिंपली बग्गू फैशन के साथ जुड़ सकते हो। हाल फिलहाल बग्गू फैशन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के लिए 4 कैटेगरी के अंदर काम कर रहा है। एक तो देखो जेंट्स क्लॉथ होंगे, जिससे पुरुषों से संबंधित जो भी कपड़े होंगे, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट, वो बेच रहा है प्रोडक्ट। दूसरा है वुमेन क्लॉथ, तीसरा है जेंट्स ब्यूटी और फोर्थ है वुमेन ब्यूटी। साथियों, फिलहाल बग्गू फैशन 4 कैटेगरी में काम कर रहा है। मैं पिछले ये कार्य 4-5 सालों से टू बी कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब की बार साथियों मैं सोच रहा हूँ जो भी मेरे युवा लोग हैं, युवा बेरोजगार है या घर पे बैठे हैं, जो भी गर्ल्स है बॉयज है, वो अपना खर्चा निकाल सकते हैं और मेहनत करके 50,000 प्लस भी कमा सकते हैं। फुल इन्फॉर्मेशन आपको बग्गू फैशन चैनल पर मिल जाएगी। स्टेप बाय स्टेप में 3-4 शॉर्ट्स अपलोड करूंगा, उसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। बाकी आप मेरे से पर्सनल कॉन्टेक्ट करें, बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हो। और आपको करना क्या है साथियों, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर लाना है। प्रोडक्ट जो हम आपको पिक्चर्स देंगे, हम आपको प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल देंगे। इसे आपको अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ बेचना है और एक स्किल्स सीखनी है बेचने की, जिसे बेचने की स्किल्स कहते हैं ना, वो स्किल्स सीखनी है और वो प्रोडक्ट बेचने। मान के चलो एक लीलन का शर्ट है, प्योर कॉटन का शर्ट है जिसकी कीमत है 700 रुपए। ठीक है, या फिर आप एग्जाम्पल ले लो एक जींस है जिसकी कीमत है 600 रुपए। ठीक है, आपने एक जींस को एक दिन के अंदर मान के चलो 5 जन को बेच दिया। ठीक है, 5 जन को बेचना कोई बड़ी बात नहीं है। 5 जन को बेच दिया तो टोटल आपकी सेलिंग कितनी हुई, 5 × 600 कितनी हुई, 3000 रुपए। ठीक है, तो साथियों इसका 10% कमीशन यानी 300 रुपए एजिटेड आपके एग्जाम आपके 1 वीक के बाद ट्रांसफर कर दिए जाएंगे बैंक अकाउंट के अंदर। तो एक दिन के कितने कमाए, 300 रुपए। और मान के चलो 1000 रुपए की ड्रेस है, आपने 10 लोगों को बेच दी एक दिन में, तो टोटल कितना आपका अमाउंट बना 10,000 और 10,000 का 10% कितना होता है 1000 रुपए। तो साथियों इस प्रकार आपको टोटल इतनी कमाई कर पाओगे। एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आपको एक भी रुपया नहीं लगाना है, प्रोडक्ट सिर्फ ऑर्डर लाना है, उसका आपको 10% कमीशन मिलेगा। इतना कमीशन कहीं नहीं मिलने वाला है, इसके और भी हम आपके रेट कर रहे हैं। तो एक बार बग्गू फैशन के साथ जुड़ो, घर पे बैठकर बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है, पैसा कमा सकते हो, फैमिली का सपोर्ट कर सकते हो। और अभी तो ये फ्री है, बाद में हो सकता है बग्गू फैशन इससे कुछ चार्ज भी करे। सो अभी नया नया स्टार्टअप है, तो आप सभी लोगों का सपोर्ट है, सहयोग है और आप अपना खुद का कुछ बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन सी का। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी और नेहरू के राजनीतिक विचारों की तुलनात्मक समीक्षा करनी है। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक थे। यानी महात्मा गांधी भी और जवाहरलाल नेहरू भी दोनों ही भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महानायक थे। उनके विचारों ने आधुनिक भारत की दिशा तय की है, यानी उन्हीं के विचारों ने जो भारत की आधुनिकता थी उनकी दिशा तय की है। गांधी जी का दृष्टिकोण समझते हैं। गांधी जी का प्रमुख दृष्टिकोण था ग्राम स्वराज, ठीक है, और कुटीर उद्योग, विकेंद्रीकरण, सत्याग्रह और अहिंसा। गांधी जी का प्रमुख दृष्टिकोण क्या था, ग्राम स्वराज, यानी जो गांव के अंदर मुख्य होते हैं वहीं से पूरे देश का निर्माण होता है। ठीक है, और कुटीर उद्योग यानी छोटे छोटे धंधों को आगे बढ़ाया जाए, और विकेंद्रीकरण और सत्याग्रह और अहिंसा प्रमुख धर्म जैसे उनके प्रमुख दृष्टिकोण थे। और राजनीतिक में नैतिकता और धर्म का समावेश होना प्रमुख रूप से बताया है। नेहरू का दृष्टिकोण क्या था, नेहरू का दृष्टिकोण था कि औद्योगिकरण, वैज्ञानिकीकरण और दृष्टिकरण, यानी उनका मानना था कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे लगाए जाए जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा और देश का विकास हो पाएगा।
और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया। एंड धर्मनिरपेक्षता, यानी भारत के अंदर सभी धर्मों को समान रूप से रहने का अधिकार है, ये इन्होंने प्रमुख रूप से बल दिया। और लोकतांत्रिक समाजवाद का इन्होंने समर्थन किया और पंचवर्षीय योजनाएं और गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रमुख रूप से प्रमुख भूमिका निभाई है। अब जानते हैं इन दोनों के बीच में समानताएं क्या है। देखो, दोनों स्वतंत्रता चाहते थे और लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के पक्षधर थे। अंतर क्या था? गांधी धर्म और नैतिकता पर आधारित राजनीति चाहते थे, नेहरू आधुनिक धर्मनिरपेक्षता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते थे। निष्कर्षतः गांधी और नेहरू के विचारों का समन्वय आज भी भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। इस प्रकार हमने तुलनात्मक अध्ययन समझा गांधी और नेहरू के बीच में, जो आपका 100% एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछने की संभावना है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाना। और अभी तक साथियों आपने बिफोर वन डे चैनल को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि आपके लिए तो ये बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि देखो, ये सेकेंड ईयर की तैयारी भी इसी चैनल पे होगी, फाइनल ईयर की तैयारी इसी पे होगी, और जो आपको HI01 का पेपर होने वाला है उसकी भी इसी पर होने वाली है। तो देखो, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को पास में घंटा दिख रहा है ना, उसको दबा के ऑल पर सेट करना। उससे क्या होता है, मैं जब भी लाइव आता हूँ ना तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन बी का। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण और राष्ट्रीय आंदोलन में राजा राम मोहन राय एवं विवेकानंद के योगदान का आलोचनात्मक विवेचन करना है। किसका किसका? भारतीय पुनर्जागरण के अंदर राष्ट्रीय आंदोलन में राजा राम और विवेकानंद जी के बारे में। ठीक है, अब जानते हैं उत्तर। सबसे पहले जानते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय सामाजिक सुधार, ठीक है, सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया और शिक्षा सुधार में प्रमुख भूमिका निभाई और प्रेस और स्वतंत्रता जैसे सुधार किए थे। उन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। दूसरा बात करते हैं विवेकानंद जी के बारे में। विवेकानंद जी आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, युवा जागरण और शिकागो भाषण सन 1893 रामकृष्ण मिशन की स्थापना आदि प्रमुख भूमिका निभाई थी। अब इनके जानते हैं समान योगदान क्या रहे। दोनों ने भारतीय समाज को नई दिशा दी और राष्ट्रीय चेतना जगाई है। इसकी आलोचना करते हैं। राजा राम पश्चिमी प्रभाव से प्रसिद्ध थे, यानी वो पुराने तरीके से और पश्चिमी क्षेत्र से प्रभाव ज्यादा प्रेरित थे, और विवेकानंद परंपरा और अध्यात्म पर ज्यादा बल देते थे। निष्कर्षतः दोनों भारतीय पुनर्जागरण और राष्ट्रीय आंदोलन की बुनियादी नींव रखी है, बुनियादी ढांचे रखे हैं। ठीक है, इस प्रकार हमने सेक्शन बी के आपको दूसरे क्वेश्चन का समझा। अब बात करते हैं सेक्शन सी के तीसरे क्वेश्चन के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, डॉक्टर अंबेडकर की सामाजिक और राजनीतिक विचारों का विस्तृत विवेचन कीजिए। दिस इज 1000% इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन योर एग्जाम। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में आपसे जरूर सवाल पूछेंगे। उससे पहले आपको बता देता हूँ साथियों, वीडियो जैसे ही एंड होता है उसके बाद एक बार आप डिस्क्रिप्शन चेक करना, आप बगू फैशन के साथ जुड़कर अच्छे खासे मनी अर्न कर सकते हो। सेकंड चीज, अगर आप चाहते हो कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन मिले, तो हमने आपके लिए एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है, वो है भारत गवर्नमेंट जॉब अलर्ट, जिसके चैनल की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। उसे जाके आप सब्सक्राइब करके घंटी को दबा के ऑल पर सेट करना। वहां पे आपको सभी, जैसे BA कंप्लीट करने के बाद MBA कैसे करें, MA कैसे करें, उसके बारे में भी कोर्स डिटेल मिलेगी। एंड देन आप मेरे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। व्लॉग चैनल की लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें मैं नए नए चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, नए नए चैलेंज लेता हूँ, फेस के वीडियो बनाता हूँ। अभी फेसलेस बनाता हूँ, मैं चाहता हूँ थोड़ा फेस के भी वीडियो बनाऊँ। और मेरा पैशन है शायरी, साथ ही मैं शायरी बड़ा कहता हूँ, पर मेरे थोड़ा ऐसे प्रेमी के रूप में थोड़ा ऐसा ज्यादा दीवान की चढ़ी है, उस प्रकार के मैं थोड़ा ऐसा बनाता हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहां से आप मेरे को पूर्णतः सपोर्ट कर सकते हो। बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहां से क्या होता है, जो भी नए न्यूज आते हैं, जो भी न्यू टेक्निक आती है, जो नए नए अपडेट आते हैं, वो मैं टेलीग्राम चैनल पर बताता रहता हूँ। तो आप टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लेना। वीडियो को पूरा देखने के बाद डिस्क्रिप्शन चेक करना और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट है ना, उन सब पे फॉलो कर देना। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक और राजनीतिक विचारों का विस्तृत विवेचन कीजिए। यानी जो डॉक्टर अंबेडकर हैं, उनके सामाजिक और राजनीतिक विचारों का विस्तृत विवेचन करना है। देखो, सबसे पहले जानते हैं उनके सामाजिक विचार। जातिवाद और अस्पृश्यता का विरोध किया उन्होंने, शिक्षा को हथियार माना और स्त्रियों का सम्मान किया। देखो, उनका राजनीतिक विचार क्या था, वो जातिवाद और अस्पृश्यता का विरोध किया था उन्होंने, और शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया था, और स्त्रियों को सम्मान का, अधिकार का उन्होंने वर्णन किया था। दूसरा था उनका राजनीतिक विचार क्या था, संविधान निर्माण
यानी उन्होंने संविधान निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई। लोकतंत्र और मौलिक अधिकार और आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं उन्होंने की है। ये उनका प्रमुख राजनीतिक विचार था। अब उनका आर्थिक विचार क्या था? उन्होंने श्रमिक अधिकार यानी जो काम करने वाले मजदूर होते हैं उनको उचित मजदूरी दी जाए, उनके बारे में उन्होंने प्रमुख रूप से भूमिका निभाई। भूमि सुधार उन्होंने प्रमुख रूप से किया। समाजवाद और पूंजीवाद दोनों के लिए उन्होंने प्रमुख आलोचना की है। फिर उन्होंने आंदोलन चलाए, जिनमें से पूना फैक्ट पहला था, दूसरा दलित आंदोलन चलाया और फिर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। निष्कर्ष, अंबेडकर का चिंतन आज भी सामाजिक न्याय और भारतीय लोकतंत्र का आधार बना हुआ है। इस प्रकार हमने डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक, राजनीतिक और उसके साथ आर्थिक विचार भी जान लिया है। अब बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आपके सेक्शन सी का मोस्ट इंपोर्टेंट है और लास्ट क्वेश्चन है। वो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और जयप्रकाश नारायण की भूमिका का तुलनात्मक विवेचन करना है। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को भी। उससे पहले बता देता हूँ, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर आप चाहते हो आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इस पीडीएफ की सिंपली हमने साथियों सिर्फ और सिर्फ कीमत रखी है 49 रुपीज, यानी 49 रुपीज के अंदर ये पीडीएफ मिलेगा। इसके साथ साथ आपको 2 और मॉडल पेपर मिलेंगे, जिसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन आने की संभावना नहीं रहेगी, पूरा का पूरा पेपर आएगा। तो टोटल 3 मॉडल पेपर चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ 49 रुपए के अंदर ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर या कमेंट बॉक्स में मेरे मोबाइल नंबर मिल जाएंगे, वहां से आप इस पीडीएफ को खरीद सकते हो एंड भोगू फैशन के साथ जुड़कर पैसा कमा सकते हो। अब बोलेंगे भैया 49 रुपीज ज्यादा फीस है। अरे भाई 49 रुपीज ज्यादा फीस नहीं, आप ऐसा करो भोगू फैशन का एक प्रोडक्ट बेचो 500 का, आपको 50 रुपए कमीशन मिल जाएगा। इतना टेंशन मत लो, इतनी बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको बताओ तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है सुदामा जी को कि देवे जिसको देते सुन सुदामा दास, नहीं दियो कुछ ना मिले चाहे फेरा फेरो 50, यानी बिना दिए कुछ नहीं मिलता। तो थोड़ा बहुत अमाउंट फीस आपको पे करनी पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ 49 रुपए के अंदर आपको 3 मॉडल पेपर मिल जाएंगे विद आंसर। उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और आपके लिए तो बोनस पॉइंट एक ये भी है, अगर आप मेरे को कमेंट करते हो 18 लेसन समरी, तो मैं आपके पूरी की पूरी बुक समरी, या आप ऐसा कमेंट करो बुक समरी, जैसे बुक समरी लिखोगे ना, टोटल आपके 16 या 17 लेसन है इस बुक के, टोटल उनका सारांश बता दूंगा, वो पूरा का पूरा समझा दूंगा लाइव आके। बस ये आपके लिए कर सकता हूँ, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब आपका चौथा अध्याय था लोकमान्य तिलक और जयप्रकाश नारायण की भूमिका। तिलक उग्र राष्ट्रवादी के प्रमुख समर्थक थे। स्वराज्य का उन्होंने नारा दिया था। स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख रूप से उन्होंने वर्णन किया था और गीता रहस्य जैसे प्रमुख रूप से भूमिका निभाई थी। जयप्रकाश नारायण ने समाजवादी नेता, संपूर्ण क्रांति आंदोलन, भ्रष्टाचार विरोधी संघर्ष किया था। ठीक है, तुलना इनकी की जाए तो तिलक ने स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक चरण को दिशा दी, जबकि जेपी ने स्वतंत्रता भारत में लोकतांत्रिक चेतना जगाई। यानी तिलक थे उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को प्रारंभिक रूप से चरण दी थी, और जेपी थे वो स्वतंत्रता में लोकतंत्रता की भावना जगाई। निष्कर्ष, दोनों नेताओं ने अलग अलग समय में भारतीय राजनीति को नई नई दिशा दी है। इस प्रकार साथियों हमने आपका मॉडल पेपर एक कवर करवा दिया। अगर आप चाहते हो तो मॉडल पेपर की मैं 2 भी लेके आऊं, जिससे आपको पूरी तैयारी हो जाए, तो सिंपली आपको कमेंट ही करना है कि मॉडल पेपर 2 एंड अगर पूरे लेसन की समरी चाहिए तो एक आदमी 10 कमेंट भी कर सकता है। तो आप ऐसा लिख देना कि बुक समरी। जैसे ही बहुत सारे कमेंट आएंगे मैं ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा पूरी लाने की। बाकी 49 एक छोटी सी फीस है, पे करके आप इसको लेके पढ़ सकते हो एंड देन आप इस चैनल की मेंबरशिप ले सकते हो। साथियों जो इस चैनल की मेंबरशिप लेगा ना, ठीक है, उनके लिए मैं अलग से पर्सनल लाइव आता हूँ। पर्सनल लाइव आके आपको जो लीक हो जाते हैं मॉडल पेपर या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो मैं आपको वहां बताऊँ, वहां पे मेरे को कोई इशू नहीं रहता। तो आप इस चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। जो मेंबरशिप ज्वाइन करेगा, जैसे ही हमारे पहले 100 मेंबर होंगे, उनके लिए पर्सनल टेलीग्राम चैनल बनाया जाएगा और उनको पर्सनल पेड टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करवाया जाएगा। वहां से जितने भी पीडीएफ होंगे वो आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, जितने भी नोट्स होंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, सभी बुक्स की पीडीएफ है जो फ्री में मिलेंगे, बहुत सारी चीजें वहां से फ्री में मिलने वाली। तो चैनल की मेंबरशिप तो ज्वाइन कर लेना एंड देन इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करके सारे सोशल मीडिया अकाउंट पर फॉलो कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, लव यू माय डियर गाइस। सपोर्ट करते रहो, हंसते रहो, खेलते रहो। बाय बाय, जय श्री राम। चलो भाई शुरू करते हैं। ऑलरेडी VMO PS02 का 1 मॉडल पेपर हमने अपलोड कर रखा है साथियों। इस वीडियो को देखने के बाद आप पहला मॉडल पेपर देख सकते हो। ये है मॉडल पेपर 2।
साथियों मॉडल पेपर 1 के अंदर हमने लगभग 50% क्वेश्चनों को कवर कर दिया था। 50% क्वेश्चन को कवर हम इस मॉडल पेपर के अंदर करने वाले हैं। बिना स्किप की वीडियो को पूरा देखना है। इस मॉडल पेपर के अंदर आपके सेक्शन ए, बी और सी तीनों के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और उसके साथ उत्तर भी आपको मेंशन किए मिलेंगे। आपको बता देता हूँ, आपके एग्जाम में जो आगे खिसक चुके हैं, इससे हमें ये बेनिफिट हुआ कि आपका एग्जाम में पेपर कौन सा आएगा वो हमें पहले ही पता चल गया है। समझदार को इशारा काफी है, पूरी व्यवस्था में आपको यहाँ पे नहीं बता सकता। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। यानी मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था का क्या उल्लेख था वो बताना है। मनु ने समाज को 4 वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटा है। प्रत्येक का कर्तव्य अलग अलग था। उन्होंने माना कि वर्ण व्यवस्था से समाज में अनुशासन और स्थिरता आती है। यह किसका मानना था? मनु का मानना था। एक सिंपल वे में बता देता हूं, जैसे ये मनुष्य है, राइट, तो इससे मतलब सर से निकले ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, कमर से वैश्य और पैरों से शूद्र। ठीक है साथियों, इस प्रकार 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था थी। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कौटिल्य के अनुसार गुप्तचर विभाग का क्या महत्व है। कौटिल्य के अनुसार गुप्तचर विभाग को राज्य की आंख कान कहा जाता है। यानी जो गुप्तचर होता है वो पूरे राज्य पे ध्यान रखता है, तो राज्य की आंख और कान कहा जा सकता है। यानी ठीक है, शत्रु की चाल, प्रजा की स्थिति और मंत्रियों की निष्ठा जानने के लिए जासूस आवश्यक बताए। यानी सब कुछ जानने के लिए, मंत्रियों के बारे में, सबके बारे में जान पहचान करने के लिए जासूस आवश्यक है। तीसरा क्वेश्चन है सेक्शन ए का, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि शुक्र नीति के अनुसार अच्छे राजा के गुण कौन कौन से हैं। शुक्र नीति के अनुसार राजा को धर्मनिष्ठ, पराक्रमी, दयालु, ईमानदार और न्यायप्रिय बताया गया है। यानी एक राजा के अंदर वो धर्मनिष्ठ होना चाहिए, पराक्रमी होना चाहिए, दयालुता उसके अंदर होनी चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और न्यायप्रिय होना चाहिए। राजा को प्रजा की सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करनी चाहिए। जो राजा होती है उससे प्रजा की सुरक्षा करनी आनी चाहिए। चौथा है, दयानंद सरस्वती के स्वराज्य का अभिप्राय लिखिए। यानी दयानंद सरस्वती का स्वराज्य से क्या अभिप्राय था वो आपको बताना है। साथियों, दयानंद सरस्वती ने स्वराज्य का अर्थ भारतीय द्वारा भारतीय शासन को बताया है। यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज का अर्थ बताया है भारतीयों द्वारा भारत पर शासन, वेद आधारित शासन को उन्होंने आदर्श माना है। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 5वां क्वेश्चन है, विवेकानंद के बारे में क्या कहा है। यानी विवेकानंद ने शिक्षा बारे में क्या कहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विवेकानंद जी ने शिक्षा के बारे में क्या कहा है। विवेकानंद जी ने शिक्षा को आत्मबल और चरित्र निर्माण का साधन माना है। विवेकानंद जी का कहना था कि शिक्षा आत्मबल और चरित्र निर्माण का प्रमुख रूप से साधन है। उनका कथन था कि शिक्षा वो है जो मनुष्य के भीतर की शक्ति को जागृत करती है। यानी शिक्षा से जो मनुष्य की आंतरिक शक्ति होती है वो उजागर होती है। 6वां मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक का नारा क्या था और उसका क्या महत्व था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो तिलक का प्रसिद्ध नारा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस नारे ने स्वतंत्रता में नई ऊर्जा और क्रांति की भावना पैदा की है। ठीक है, अब जानते हैं सेक्शन सी का 7वां क्वेश्चन है, नेहरू की 5 वर्षीय योजनाओं का उद्देश्य लिखिए। तो नेहरू ने 5 वर्षीय योजनाओं द्वारा औद्योगिकरण, कृषि विकास और सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को आगे बढ़ाया है। इस प्रकार हमने आपके टोटल सेक्शन ए के 7 क्वेश्चन जाने, उनमें से 3 क्वेश्चन आपको एजिटेटर देखने को मिल जाएंगे, 4 क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर 1 के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में। उससे पहले मैं आपको साथियों बता देता हूं, आपका एक क्वेश्चन बच गया था 8वां, वो था अंबेडकर के अनुसार लोकतंत्र का मूल क्या है। 1000% इंपोर्टेंट है कि अंबेडकर के अनुसार लोकतंत्र का मूल क्या है। अंबेडकर के अनुसार लोकतंत्र का मूल सामाजिक न्याय, समानता और बंधुता है। केवल राजनीतिक लोकतंत्र पर्याप्त नहीं है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी जरूरी है। यह था अंबेडकर के अनुसार। अब जानते हैं सेक्शन बी के अंदर जो आपको टोटल 6 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, उनमें से 4 क्वेश्चन करने हैं। तो 2 क्वेश्चन इस मॉडल पेपर से मिलेंगे और 2 क्वेश्चन मॉडल पेपर 1 से मिल जाएंगे। चारों के चारों मॉडल पेपर है, जो चारों को 6 क्वेश्चन है जो 2 मॉडल पेपर से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मनु के राज्य तथा शासन संबंधित विचारों की व्याख्या कीजिए। एजिटेड एग्जाम के अंदर मिलेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट 100% है। उससे पहले बता देता हूँ, जिनको भी PS02 एंड HI01
HI02 सबके मॉडल पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, उनके लिए पर्सनल अलग से लाइव वीडियो चाहिए, तो आप सभी को ये सब बेनिफिट मिल सकते हैं। आपको चैनल की मेंबरशिप लेनी होगी। साथियों, आप गोल्ड मेंबरशिप ले सकते हो उस चैनल की, इससे आपको सारे बेनिफिट मिलेंगे। उसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। अब कुछ भाई लोग कहेंगे सर मेंबरशिप में पैसा लगता है, तो देखो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि देवे जिसको देते हैं सुन सुदामा दास, नहीं दियो मैं कुछ ना दूं चाहे फेरा फिर 50। अगर आप मेरे को थोड़ा सा अमाउंट पे करके मेरे साथ जुड़ोगे ना, तो साथियों आप घर पे बैठे मंथली 5000 से लेके 50,000 तक आराम ले बिना 1 रुपये इन्वेस्ट किए कमा सकते हो। ऐसा एक बिजनेस मॉडल आपके लिए लेके आया हूँ। जानना चाहोगे इसके बारे में? कमेंट करो, पूरा वीडियो बना दूंगा। सेक्शन बी है मनु के राज्य तथा शासन संबंधित विचारों की व्याख्या कीजिए। मनु ने धर्माधारित राज्य की परिकल्पना की है, यानी मनु का मानना था कि राज्य हो जो धर्म पर आधारित होना चाहिए। राजा को धर्मराज बताया है, जो धर्म का पालन कर प्रजा की रक्षा करता है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार समाज का संगठन किया है उन्होंने, मतलब वर्ण व्यवस्था 4 थी, उसके अनुसार उन्होंने समाज का संगठन किया है। दंड नीति को आवश्यक माना है। उन्होंने कहा है कि दंड से ही समाज सुधर सकता है, ठीक है, ताकि अपराध रुके। उन्होंने अर्थव्यवस्था, कर और न्याय व्यवस्था का भी विचार व्यक्त किया है। उनका मानना था कि कर से राज्य की नींव डल सकती है, राज्य का विकास हो सकता है, ठीक है। उनका प्रमुख विचार था मनु का राजनीतिक चिंतन आशीर्वाद और धार्मिक पर आधारित था, ठीक है साथियों। इस प्रकार मनु के ये थे शासन संबंधित विचार। प्रमुख रूप से क्या थे कि जो राजा होगा वो धर्म के आधार पर राज्य को चलाएगा। दूसरा था कि प्रजा की रक्षा करेगा, और व्यवस्था के अनुसार समाज का संगठन किया जा सकता है। दंड नीति इसके अंदर आवश्यक है, और उन्होंने अर्थव्यवस्था और कर जैसी चीजों को उनको महत्व दिया और नए व्यवस्था पर अपने विचार व्यक्त किए, ठीक है। इस प्रकार उनका राजनीतिक चिंतन है जो आज भी आदर्शवादी है, ठीक है, और धार्मिक आधार वाला है। अब जानते हैं आपका सेक्शन बी का दूसरा क्वेश्चन है, कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत विस्तार से लिखिए। 15,000% इंपोर्टेंट है, एजिटेड आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा कि कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत क्या था। कौटिल्य ने राज्य को 7 अंगों से बना बताया है, यानी कौटिल्य ने कहा है कि राज्य 7 अंगों से बना है। पहला तो राजा, दूसरा अमात्य यानी मंत्री, तीसरा जनपद यानी प्रदेश, चौथा दुर्ग, 5वां कोष, 6वां दंड और 7वां मित्र। साथियों टोटल आपका 14 नंबर का क्वेश्चन भी ये आ सकता है और 7 नंबर का भी आ सकता है। 7 नंबर का आएगा तो ये आपका एजिटेड है, 7 में से 7 मिल जाएगा। अगर 14 नंबर का आए तो फर्स्ट पॉइंट लगाना राजा, और फिर आपको लिखना है कि किसी भी राज्य को बनाने के लिए तथा राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला राजा का होना अत्यंत आवश्यक है। इससे आपको मिलेंगे 2 नंबर। फिर दूसरा पॉइंट लगा के लिखना अमात्य, यानी एक राज्य को चलाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है मंत्री परिषद, तो मंत्री परिषद का गठन किया जाना चाहिए। इससे मिलेंगे आपको 2 नंबर। फिर तीसरा लगा के आपको लिखना है जनपद यानी प्रदेश, कोई भी राज्य बनाने के लिए उसकी सीमाओं का निर्धारण होना अत्यंत आवश्यक है। इससे प्रदेश बनाकर ही सब कुछ सॉल्व किया जा सकता है। और फोर्थ पॉइंट लगा के आपको लिखना है दुर्ग, यानी किसी भी राज्य को चलाने के लिए एक दुर्ग का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि दुर्ग के अंदर ही राजा रह सकता है और राजा की पूरी कोष, भंडार, सेना वगैरह सबका सुरक्षा से रिलेटेड और वहां पे रहने की स्थान होती है दुर्ग, तो दुर्ग होना आवश्यक है। 5वां लगा के आप लिखना है कोष, यानी एक राज्य की आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से चलाने के लिए मुद्रा कोष का होना अत्यंत आवश्यक है। फिर 6वां पॉइंट लगा के आपको लिखना है दंड, यानी किसी भी राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और सैनिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सेना का होना अत्यंत आवश्यक है, और प्रजा की रक्षा के लिए सेना का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। 7वां मित्र, यानी राजा के मित्र होने आवश्यक है और पड़ोसी राज्य वो मित्रता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। ये कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत है। ऑलराइट, ये सभी राज्य के अस्तित्व और शक्ति के लिए आवश्यक है। इनमें संतुलन और सामंजस्य होने का राज्य समृद्धि और सुरक्षा में रहता है। इनके होने से राज्य है जो सुरक्षा के अंदर रहता है। अब बात करते हैं आपके मॉडल पेपर 2 के सेक्शन बी के तीसरे क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती के सामाजिक और राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए। जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उनके सामाजिक और राजनीतिक विचार क्या थे वो बताने हैं। दयानंद ने वेदों को सर्वोच्च ज्ञान माना, यानी दयानंद सरस्वती का कहना था कि वेद ही सर्वोच्च ज्ञान है। जातिवाद, मूर्ति पूजा और अंधविश्वास का विरोध किया, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, जातिवाद का उन्होंने विरोध किया था और अंधविश्वास का विरोध किया था। स्त्रियों की शिक्षा, समानता पर बल दिया था। वो कह रहे थे कि महिलाओं को पढ़ाया लिखाया जाए। स्वराज्य और भारत भारतीयों के लिए नारा दिया, उन्होंने स्वराज्य और भारत भारतीयों के लिए एक नारा दिया था। आर्य समाज की स्थापना का समाज सुधार किया था।
उन्होंने आर्य समाज की स्थापना कर एक समाज सुधार का प्रमुख रूप से नारा दिया था। वे सामाजिक और राजनीतिक चेतना के अग्रदूत थे। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है साथियों, अब आपके सेक्शन बी का फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद की मुख्य विशेषताएं लिखिए। दिस इज 1000% इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन योर एग्जाम कि स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद की प्रमुख क्या विशेषता थी वो बताना है। देखो, जहां स्वामी विवेकानंद दिख जाए ना तो ये लाइनें टिप देना। विवेकानंद का राष्ट्रवाद सांस्कृतिक और आध्यात्मिक था। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उन्होंने धर्म को राष्ट्रीय एकता का आधार बनाया। उनका मानना था कि धर्म ही राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार है। शिक्षा और युवाओं के उत्थान पर बल दिया। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा शिक्षा का प्रसार किया जिससे युवा आत्मनिर्भर हो सके। पश्चिम में भारत की महान परंपरा का प्रचार किया। उन्होंने राजस्थान और पश्चिमी भारत का जो संस्कृति है उसका परंपरा प्रचार किया। रामकृष्ण मिशन के माध्यम से सेवा और सुधार कार्य किए। उनके राष्ट्रवाद ने स्वतंत्रता संग्राम में एक नई चेतना जगाई है। ठीक है साथियों, यह था स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रवाद के प्रति मुख्य विशेषता। पांचवा क्वेश्चन है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की उग्र राष्ट्रवादी नीति पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की उग्र राष्ट्रवादी नीति क्या थी, उस पर आपको बताना है। तिलक ने नरमपंथी नेताओं की नीतियों का विरोध किया। तिलक क्या थे? उग्रपंथी थे। ठीक है, और दो प्रकार की राष्ट्रवादी भावना होती है, एक उग्रपंथी और एक नरमपंथी। नरमपंथी में गांधी जी आते थे और उग्रपंथी में अपने लोकमान्य साहब हो गए, भगत सिंह जी हो गए, इस प्रकार। ठीक है, उन्होंने स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और जन जागरण पर बल दिया। उनका मानना था कि स्वदेशी अपनाओ, बहिदेशी को बाहर करो, बहिष्कार करो विदेशी वस्तुओं का, और बाहर की शिक्षा ग्रहण मत करो, अपने भारत की शिक्षा ग्रहण करो, और जन जागरण पर बल दिया, यानी जनता को जगाने पर उनका प्रमुख रूप से योगदान रहा। गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव के जरिए जनता को संगठित किया। ठीक है, मतलब उन्होंने शिवाजी महोत्सव और गणपति उत्सव के रूप में लोगों को इकट्ठा किया। गीता रहस्य में कर्म योग का संदेश दिया। उनका राष्ट्र उग्र और क्रांतिकारी था, यानी उनका राष्ट्रवाद कैसा था? उग्र और क्रांतिकारी था। उनके समय साथियों अंग्रेज इकट्ठा नहीं होने देते थे, तो उनको एक धार्मिक त्योहार के रूप में इकट्ठा किया गया था और उन्हें शिक्षा दी गई थी। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के धर्म और समाज सुधार संबंधित विचारों का वर्णन कीजिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अंबेडकर ने जातिवाद और इस अस्पृश्यता को समाज का सबसे बड़ा शत्रु बताया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जातिवाद और छुआछूत को सबसे बड़ा समाज का शत्रु बताया है। उन्होंने शिक्षा को दलित उत्थान का साधन माना है। उनका मानना था कि शिक्षा से दलित भी उबर सकते हैं और दुख दाले से छूट सकते हैं। वो धर्म ग्रहण का समानता और बंधुता का संदेश दिया। स्त्रियों के अधिकारों के लिए हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया। उनका लक्ष्य न्यायपूर्ण और समता पूलक समाज था। ठीक है, इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर के ये सामाजिक सुधार संबंधित विचार थे। अब बात करते हैं सेक्शन सी के बारे में, जो मोस्ट इंपोर्टेंट 1000% आपको 4 में से 2 प्रश्न है जो एजिटेड यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। उससे पहले बता देता हूँ कि आप घर बैठे कैसे पैसे कमा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में बग्गू फैशन की लिंक होगी, आप उस यूट्यूब चैनल पे जाना, वहां से आप 3-4 शॉर्ट्स देखना, वहां पे आपको बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। फिर आपके सेल का 10% कमीशन है जो आपको मिलेगा। ठीक है, आपको प्रोडक्ट सेल करने, फिलहाल हम 4 कैटेगरी के अंदर काम कर रहे हैं, उसके बारे में भी वीडियो के अंत के अंदर बता दूंगा। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है, मनु और कौटिल्य के राजनीतिक विचारों की तुलनात्मक विवेचन करना है। यानी मनु और कौटिल्य के मध्य राजनीतिक विचार थे, उनका तुलनात्मक विवेचन करना है। सबसे पहले उत्तर जानते हैं। मनु धार्मिक आदर्शवादी चिंतक था। वर्ण व्यवस्था और धर्म आधारित राज्य की परिकल्पना की। मनु का मानना था कि वर्ण व्यवस्था से राज्य संगठन में रहेगा एंड देन धर्म पर आधारित राज्य रहेगा। राजा धर्म पालक होगा और दंड नीति और सामाजिक स्थिरता पर इन्होंने बल दिया है। उसी प्रकार कौटिल्य ने व्यवहारिक और यथार्थवादी चिंतक था। सप्तांग सिद्धांत दिया उन्होंने, मंडल सिद्धांत दिया और गुप्तचर व्यवस्था का उन्होंने सह रूप से वर्णन किया और आर्थिक नीतियां बनाई और राजनीति को धर्म से अलग रखा। ठीक है, यह था कौटिल्य। अब इनकी जानते हैं समानता और उसके बाद जानेंगे अंतर। देखो, समानता, दोनों ने राज्य और दंड नीति को आवश्यक माना, यानी दोनों ने बोला कि राज्य को होना आवश्यक है क्योंकि राज्य के बिना तो फिर कुछ है ही नहीं, और दूसरा दंड होना आवश्यक है जिससे राज्य कंट्रोल में रहे। राजा को प्रजा का रक्षक बताया, यानी जो राजा होता है वो प्रजा का रक्षक होगा।
अंतर क्या था? मनु आदर्शवादी और धर्म प्रधान था, जबकि कौटिल्य व्यवहारिक और यथार्थवादी था। निष्कर्ष, मनु ने धार्मिक आधार पर राजनीतिक समझाई, मतलब मनु ने धार्मिक के आधार पर राजनीति समझाई, लेकिन कौटिल्य ने व्यवहारिक विज्ञान के रूप में। दोनों मिलकर भारतीय राजनीतिक परंपरा के दो पहलू प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार साथियों हमने आपके सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन पढ़ा। अब पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। उससे पहले बता देता हूं, अभी तक आपने बिफोर वनडे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और बाजू में एक बेल आइकन की घंटी होगी उसको दबाकर ऑल पर सेट कर दें। देखो ऑल पर सेट करोगे तो उससे ये फायदा होगा कि जब भी लाइव के अंदर आऊंगा ना तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय और महर्षि दयानंद सरस्वती के योगदान का आलोचनात्मक अध्ययन करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय और महर्षि दयानंद सरस्वती के योगदान का आलोचनात्मक अध्ययन करना है। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के जनक माना जाते हैं, राजा राम मोहन राय को। एंड देन उन्होंने सती प्रथा का भी विरोध किया था। किसने? राजा राम मोहन राय ने। और स्त्री शिक्षा और प्रेस स्वतंत्रता जैसी भावनाएं उन्होंने निर्धारण की थी। तो फिर जानते हैं अब दयानंद सरस्वती के बारे में। साथियों, वेदों की ओर लौटने का आह्वान किया दयानंद सरस्वती ने, आर्य समाज की स्थापना की थी और जातिवाद और अंधविश्वास का विरोध किया था। ठीक है। अब इनके पास जानते समान योगदान क्या रहा। दोनों ने सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय चेतना जगाई है। किस किसने? राय साहब ने और सरस्वती जी ने। भिन्नता क्या थी? राजा राम मोहन राय अधिक पश्चिम प्रभावित थे, यानी पश्चिमी रूप से ज्यादा प्रभावित थे, और दयानंद परंपरा और वैदिक मूल्यों पर आधारित थे। निष्कर्ष, दोनों नेताओं ने समाज की नई दिशा दी और स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी। इस प्रकार हमने राजा राम मोहन राय जी के बारे में और दयानंद सरस्वती के बारे में हमने ये चीजें पढ़ी है। अब जानेंगे आपका सेक्शन सी का तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो है गांधी जी और अंबेडकर के सामाजिक राजनीतिक विचारों की तुलना कीजिए। 100% इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, बिकॉज़ क्वेश्चन है वो आपको एजुटेड आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 3 है, गांधी जी और अंबेडकर के सामाजिक राजनीतिक विचारों की तुलना। सबसे पहले जानते हैं गांधी जी के बारे में। अहिंसा, सत्याग्रह, ग्राम स्वराज, अस्पृश्यता उन्मूलन, सुधार, कर्मिक और नैतिक ढंग से। यानी गांधी जी कहा करते थे कि अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा ही प्रमुख रूप से परम धर्म है, कोई हिंसा नहीं करनी है, और राम 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 जय श्री राम करते करते मतलब हाँ जी करके हाँ में हाँ मिला के अपन को राज लेना है। और फिर वो सत्याग्रह के रूप में, और उन ग्राम स्वराज यानी ग्राम को एक देश का विभिन्न अंग माना है, अस्पृश्यता और उन्मूलन जैसी समस्याओं को खत्म करने का प्रयास किया है, और सुधार में कर्मिक और नैतिक ढंग से इन्होंने प्रस्तुत किया है। अब अम्बेडकर के बारे में जानते हैं। इन्होंने जातिवाद और अस्पृश्यता का कठोर विरोध किया। उनका मानना था कि जातिवाद की चीज को हटा दिया जाए और अस्पृश्यता छुआछूत को हटाया जाए। शिक्षा और आरक्षण द्वारा दलित उत्थान सुधार के लिए संवैधानिक और क्रांतिकारी रास्ता अपनाया। यानी उन्होंने दलितों को आरक्षण दे दिया था और सुधार के लिए संविधान और क्रांतिकारी रास्ता अपनाया था। ठीक है, उन्होंने संविधान बताया और कानूनी रास्ता अपनाया था। समानताएं दोनों में क्या थी? दोनों ने दलित उत्थान और समानता की बात की। ये दोनों ये चाहते थे गरीब ऊपर उठे, दलित लोग है SC ST, ठीक है, वो थोड़ा ऊपर उठे। अंतर क्या था? गांधी जी सामाजिक सुधार, अंबेडकर दलित आंदोलनों के नेता और संविधान निर्माता थे। यानी गांधी जी थे तो सामाजिक सुधारक थे, अंबेडकर दलित आंदोलन के नेता थे और संविधान निर्माता थे। निष्कर्ष, गांधी जी और अंबेडकर के दृष्टिकोण में मतभेद थे, परंतु लक्ष्य एक ही था, सामाजिक न्याय और समानता। ठीक है, इस प्रकार हमने आपका ये भी क्वेश्चन जान लिया। अब जानते हैं आपका लास्ट फर्स्ट ऑल द बेस्ट वाला क्वेश्चन, लास्ट सेक्शन सी का, वो है नेहरू और जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक विचारों की तुलनात्मक विवेचन कीजिए। उससे पहले बता देता हूँ, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके 16 लेसन की समरी लेके आऊँ PS02 की, ताकि आपका एक भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं छूटे और पूरी बुक समझ में आ जाए, तो सिंपली आपको कमेंट करना है 16 लेसन। जैसे ही 16 लेसन 100 कमेंट आते हैं मैं आपके लिए वो ले आऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं आपके सेक्शन सी का। फोर्थ क्वेश्चन है, नेहरू जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक विचारों का तुलनात्मक विवेचन करना है। सबसे पहले जानते हैं नेहरू के बारे में। लोकतांत्रिक समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, औद्योगिकीकरण, पंचवर्षीय योजनाएं, गुटनिरपेक्ष विदेश नीति अपनाई। यानी नेहरू ने सबसे पहले लोकतांत्रिक समाजवाद का वर्णन किया। उन्होंने सभी धर्मों को समान रूप देने का
पर्यटन किया एंड औद्योगिकरण को भारत के अंदर लेके आए थे और पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जिससे भारत का आर्थिक रूप से विकास हो सके और गुट निरपेक्ष विदेश नीति अपने नहीं तो रशिया के साथ गए और नहीं अमेरिका के साथ गए, नहीं विकसित के साथ गए और नहीं गरीब के साथ गए, विकासशील का एक अलग ही गुट निरपेक्ष बना दिया था। जयप्रकाश नारायण यानी जेपी नड्डा सामाजिक चिंतक, भ्रष्टाचार विरोधी नेता और संपूर्ण क्रांति आंदोलन को विकेंद्रित करने वाले लोकतंत्र की स्थापना की थी। समानताएं दोनों ने लोकतंत्र और सामाजिक न्याय को महत्व दिया है। अंतर क्या है? नेहरू राज्यवादी समाजवाद के पक्षधर थे, जेपी विकेंद्रीकरण और जनता की भागीदारी पर जोर देते थे। निष्कर्ष, नेहरू और जेपी भारतीय लोकतंत्र के दो अलग अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, एक राज्य केंद्रित करता है तो दूसरा जन केंद्रित करता है। इस प्रकार साथियों हमने आपके टोटल मॉडल पेपर के बारे में जाना। अब आपको बता देता हूं, आप भग्गू फैशन के साथ जुड़कर मंथली 5000 से लेकर 50,000 तक कमा सकते हो। फुल डिटेल आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। अगर आप चाहते हो कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी इंक्वायरी मिले तो भारत गवर्नमेंट जॉब अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। व्यक्तिगत रूप से जानने के लिए मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड आपका जो आप मेरे व्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर आप चाहते हो 16 लेसन की समरी लेके आऊँ या पूरी बुक समरी लेके आऊँ तो आपको सिंपली टाइप करना है पूरी बुक समरी। और साथियों एक चीज़ और बता देना मेरे को कि अगर आप चाहते हो कि मैं इसका भाग 3 भी लेके आऊं, एक और मॉडल पेपर लेके आऊं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से ना जाए, तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते, जय श्री राम साथियों। आपके लिए लेके आ चुका हूँ पार्ट 3 PS02 इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। ऑलरेडी 2 मॉडल पेपर मैंने अपलोड कर रखे हैं। 100% पेपर आपका उन्हीं में से आने वाला है, लेकिन फिर भी एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आए, पूरा का पूरा पेपर कवर हो जाए, इसलिए मैं तीसरा मॉडल पेपर आपके लिए लेके आया हूँ। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखना है और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। मनु के राज्य और धर्म संबंधी विचार लिखिए, यानी मनु का राज्य और धर्म संबंधी क्या विचार थे वो आपको बताने हैं। मनु ने समाज और राज्य का आधार धर्म को माना, यानी मनु था उसने समाज और राज्य का आधार को धर्म माना, यानी समाज और राज्य का आधार किसे माना? धर्म को माना। उनके अनुसार राजा धर्मानुसार शासन करता है और समाज को वर्ण व्यवस्था के आधार पर संगठित रखता है। उसका कहना था कि जो राजा होता है वो धर्म के अनुसार ही शासन करता है और वर्ण व्यवस्था से समाज को संगठित रखता है। न्याय और दंड राज्य की शक्ति का मूल है, न्याय और दंड होना आवश्यक है। दूसरा प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? साथियों, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो राज्य शास्त्र, राजनीति, अर्थनीति, कूटनीति और युद्ध नीति का ग्रंथ है। यानी उसके अंदर बताया गया है कैसे राजनीति करते हैं, अर्थनीति क्या होती है, कूटनीति क्या होती है और युद्ध नीति क्या होनी चाहिए, इसके बारे में। इसमें राजा की भूमिका, प्रशासन, गुप्तचर व्यवस्था और अर्थव्यवस्था का विस्तृत वर्णन मिलता है। यानी इस बुक के अंदर पूरा सारांश मिलता है कि गुप्तचर व्यवस्था क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है और प्रशासन, भूमिका, इन सभी के बारे में पूरी डिटेल है जो मिलती है। अब बात करते हैं अगला तीसरा क्वेश्चन है, शुक्र नीति में राज्य भूमिका पर प्रकाश डालिए। यानी जो शुक्र नीति थी उसकी क्या भूमिका रही, उस पर प्रकाश डालना है। उत्तर, शुक्र नीति में राजा को धर्म, नीति और दंड के आधार पर शासन करने वाला बताया गया है। यानी शुक्र नीति के अंदर राजा को धर्म के प्रति समर्पित होना चाहिए, नीति और दंड के आधार पर शासन करने वाला बताया है। राजा प्रजा का पालन करता और न्याय का रक्षक होता है। राजा होता है जो प्रजा का रक्षक होता है। राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक पक्षों पर भी जोर दिया गया है। ठीक है, यह है शुक्र नीति के अनुसार। चौथा क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय का सामाजिक सुधार में योगदान बताइए। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा, बाल विवाह और पर्दा प्रथा का विरोध किया। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त किया, बाल विवाह यानी छोटे बच्चों का विवाह पर रोक लगाई और पर्दा प्रथा का विरोध किया। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और स्त्री शिक्षा, स्वतंत्रता तथा समानता की वकालत की। ठीक है साथियों। पांचवा क्वेश्चन है, महर्षि दयानंद सरस्वती का राजनीतिक योगदान क्या था? जो महर्षि दयानंद सरस्वती था उसका राजनीतिक योगदान क्या था? महर्षि दयानंद स्वराज्य का विचार दिया। जो महर्षि दयानंद सरस्वती था उन्होंने स्वराज्य का विचार दिया। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और समाज में समानता, शिक्षा और धार्मिक सुधार की नींव रखी। यानी जो स्वामी दयानंद सरस्वती थी उन्होंने कौन सी स्थापना की? आर्य समाज की, और समाज में समानता, शिक्षा और धार्मिक सुधार की नींव रखी। उनके विचार आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन को प्रभावित करते हैं। हम बात करते हैं आपका सेक्शन ए का छठा क्वेश्चन है, विवेकानंद का राष्ट्रवाद पर दृष्टिकोण लिखिए। विवेकानंद ने राष्ट्रवाद का आधार आध्यात्मिकता और भारतीय संस्कृति को माना। उन्होंने युवा शक्ति को जगाया
और भारत को आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनाने का संदेश दिया। तो इस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि अगर राष्ट्रवाद को बचाना है तो आध्यात्मिक की ओर जाना पड़ेगा। स्नातक क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का सत्याग्रह सिद्धांत समझाइए। जो महात्मा गांधी था उसका सत्याग्रह सिद्धांत क्या था वो बताना है। गांधी जी को सत्याग्रह अहिंसा और सत्य पर आधारित था। इसके अनुसार अन्याय और बुराई का विरोध बिना हिंसा के किया जाता है। ये जन आंदोलन का सशक्त साधन बना था। ठीक है, सत्याग्रह आंदोलन के अंदर क्या था? अन्याय और बुराई का विरोध बिना हिंसा किए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाज सुधार संबंधित दृष्टिकोण बताइए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाज के प्रति क्या दृष्टिकोण था वो बताना है। अंबेडकर ने अस्पृश्यता, जातिवाद और भेदभाव का विरोध किया। उन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया तथा समानता, शिक्षा और सामाजिक न्याय की वकालत की। उन्होंने दलित और पिछड़े वर्ग के लोग थे उनके संघर्षों के लिए लड़े तथा समानता, शिक्षा और सामाजिक न्याय को ज्यादा आवश्यक माना। अब बात करेंगे सेक्शन बी के बारे में। तो टोटल मैं आपको 6 प्रश्न बताने वाला हूँ, 6 के 6 इंपोर्टेंट है। ठीक है, कौटिल्य के राज्य और शासन संबंधित विचार स्पष्ट कीजिए। 100% इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, भारतीय राजनीति यानी भारत के अंदर जो राजनीति चल रही है वो राज्य शास्त्र का प्राचीनतम और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। राज्य शास्त्र का प्राचीनतम एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उन्होंने राज्य की संकल्पना को 7 अंगों स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष और सेना मित्र यानी एक राज्य को परिपूर्ण होने के लिए 7 अंगों का होना आवश्यक है। एक तो स्वामी, एक अमात्य, एक जनपद, एक दुर्ग, कोष, सेना और मित्र पर आधारित माना है। उनके अनुसार राजा राज्य का केंद्र और उसका कर्तव्य धर्म और सुरक्षा की रक्षा करना है। यानी राजा का जो राज्य केंद्र होता है वो क्या होता है? दुर्ग होता है। उसका कर्तव्य क्या है? धर्म, अर्थ और सुरक्षा, मतलब धर्म, अर्थ और सुरक्षा की रक्षा करना। कौटिल्य ने गुप्तचर व्यवस्था, कूटनीति और युद्ध नीति को शासन का अभिन्न अंग माना है। उन्होंने अर्थशास्त्र को मजबूत बनाने के लिए कर नीति और व्यापार को भी महत्व दिया है। उनका मानना था कि राज्य तभी स्थिर रह सकता है जब वो प्रजा की भलाई, न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित करे। कौटिल्य ने व्यवहारिक राजनीति पर जोर दिया, जिसे आधुनिक समय में भी राजनीतिक यथार्थवाद का आधार माना है। ठीक है, सेक्शन पी का दूसरा क्वेश्चन है, महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों का राजनीतिक प्रभाव बताइए। महर्षि दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचार क्या थे वो बताने हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1824 से लेकर 1833 तक भारतीय समाज और राजनीति में गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रमुख नारा कौन सा था? तो वो था वेदों की ओर लौटो। उनके सामाजिक सुधारों में स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह और जातिवाद का विरोध शामिल था। राजनीतिक दृष्टि से दयानंद ने स्वराज्य की अवधारणा सबसे पहले रखी। उनके विचारों ने आगे चलकर बाल गंगाधर तिलक, गांधी और अन्य नेताओं को प्रेरणा दी। उन्होंने विदेशी शासन को भारत की स्वतंत्रता के लिए बाधा बताया। वो मानते थे कि विदेशी जो शासन है वो भारत की स्वतंत्रता के लिए बाधा है। दयानंद ने धर्म और राजनीति को जोड़ा और ये बताया कि जब तक समाज शिक्षित और संगठित नहीं होगा तब तक स्वतंत्रता असंभव है। ठीक है, उन्होंने शिक्षा के द्वारा समाज को इकट्ठा किया। इस प्रकार उनके विचार और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की वैचारिक नींव बने हुए। ठीक है, इस प्रकार हम जानेंगे आपके सेक्शन बी के तीसरा क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले का योगदान समझाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता थे। उन्होंने संविधान सुधार, शिक्षा प्रसार और सामाजिक सुधार पर विशेष जोर दिया। उनका मानना था कि सुधार क्रमिक और संवैधानिक तरीकों से होना चाहिए। उन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जो शिक्षा और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में कार्यरत रही। गोखले ने भारत में स्वशासन की मांग उठाई, लेकिन ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंसा का समर्थन नहीं किया। उनके शिष्य महात्मा गांधी ने उनके विचारों से गहरी प्रेरणा ली। गोखले का योगदान ये रहा कि उन्होंने भारतीय राजनीति में नैतिकता, संयम और सेवा की परंपरा को स्थापित किया। ये था गोपाल कृष्ण गोखले का योगदान। चौथा क्वेश्चन है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक विचार विस्तार से बताइए। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। उन्होंने स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है यह नारा दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। तिलक का मानना था कि स्वतंत्रता बिना संघर्ष के नहीं मिल सकती। वे उग्र राष्ट्रवादी विचारों के समर्थक थे। देखो, 2 राष्ट्रवादी विचार होते हैं, एक उग्र और एक तो उग्र होता है और एक होता है नैतिक, मतलब सरल तरीके से।
उन्होंने ब्रिटिश शासन की नीतियों का विरोध किया और जनता को संगठित किया। तिलक ने शिक्षा, समाज और सुधार संस्कृति पर भी बल दिया। गणित उत्सव और शिवाजी जैसे उत्सव जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की भावना जगाई। साथियों, एक उग्र राष्ट्रपति होती है और एक नरम पति होते हैं, ठीक है। उनका मानना था कि स्वराज्य प्राप्ति के लिए संघर्ष और त्याग आवश्यक है। तिलक के विचारों ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी और आगे आने वाले नेताओं के मार्गदर्शन भी किया है। अब बात करते हैं आपका 5वां क्वेश्चन सेक्शन बी का। महात्मा गांधी के सत्याग्रह और अहिंसा पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित माना। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य की शक्ति से अन्याय का विरोध। इसके अंतर्गत शिक्षा का प्रयोग वर्जित है। गांधी जी का मानना था कि अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा से बचना नहीं है, बल्कि विचार और व्यवहार में भी शुद्धता लाना है। उन्होंने कई आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भी इस पद्धति का प्रयोग किया है। सत्याग्रह ने लाखों भारतीयों को एकजुट किया है और स्वतंत्रता आंदोलन को व्यापक जन आधार प्रदान किया है। गांधी जी का मानना था कि सत्य और अहिंसा से ही स्थायी शांति और स्वतंत्रता संभव है। उनके इस विचार ने न केवल भारत बल्कि विश्व राजनीति को भी प्रभावित किया है। अब जानेंगे साथियों आपके सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन और फिर जानेंगे सेक्शन सी के बारे में। 6वां क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाज सुधार में योगदान समझाइए। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय समाज के महान सुधारक और संविधान निर्माता थे। उनका मुख्य लक्ष्य दलितों, पिछड़ों और वंचितों वर्गों का समान अधिकार दिलाना था। उन्होंने अस्पृश्यता, जातिवाद और भेदभाव का विरोध किया। अंबेडकर का मानना था कि सामाजिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता निरपथ है। उन्होंने शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर जोर दिया। 1930 के दशक में पूना पैक्ट और गोलमेज सम्मेलन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। स्वतंत्र भारत में उन्होंने संविधान निर्माण में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांत शामिल किए। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाकर सामाजिक न्याय और आत्मसम्मान का मार्ग चुना। उनका योगदान भारतीय समाज को न्याय और समानता की दिशा में ले जाता है। अब सेक्शन सी के 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिनमें से 2 क्वेश्चन आपको लगभग एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 4 क्वेश्चन के अंदर से ही पूरा पेपर बनने वाला है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं सेक्शन सी का अलग से वीडियो लेके आऊं तो मुझे कमेंट करके बता दो पार्ट 2। जैसे आप पार्ट 2 लिखोगे तो सेक्शन सी के सारे क्वेश्चन बता दूंगा। बिफोर वन डे एग्जाम को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।